वेलकम टू speedearning.com, stockforexcourse.com। दोस्तों, हमारी ऑटोबायोग्राफी को आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बात सुनने के लिए, समय देने के लिए और भरोसा करने के लिए। हमारी कहानी जो चल रही थी, आज के एपिसोड में हम उससे आगे बढ़ के बात करते हैं। आपको साथ लेके चलता हूँ। पहले मैंने आपसे कहा था कि बहुत बड़ी गिरावट आ गई स्टॉक मार्केट में। 2008, 9, 10 की बात है और स्टॉक मार्केट में जितना भी रुझान देखने को मिल रहा था लोगों का, वो सारा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो शुरू में तो ये स्थिति लगती है आपको कि अब वापस बाज़ार की तेज़ी लौट के आएगी, बाज़ार की तेज़ी लौट के आ जाएगी। ऐसा पहले भी हुआ है, तो लॉन्ग करेक्शंस आते रहते थे, बाज़ार फिर से चलेगा, आप उम्मीद नहीं छोड़ते हो। लेकिन जब हर बार थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग के बाद बाज़ार नीचे गया गया गया, धीरे धीरे मूवमेंट, वॉल्यूम सब ख़त्म हो गए, तो अब एक तरीके से एक बेरोज़गारी की छाया आपके ऊपर पड़ने, एकदम से आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ जाता है। तो उसके पहले हम ये सुनते रहते थे कि हाँ यार, कमोडिटी मार्केट में भी काम होता था, लेकिन जब तक आप बिज़ी होते हैं आप बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं करता यार, मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को स्टॉक मार्केट ही जमता है। लेकिन जब रास्ते बंद हो जाते हैं ना एक तरफ, और ज़िंदगी आपको मजबूर करती है, तब जाके आप बदलाव के लिए राज़ी होते हैं। और जब आप बदलाव के लिए राज़ी हो जाते हैं तो पुरानी चीज़ को भुला के नई चीज़ को सीखना एक मुश्किल काम है। बस यही तो ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा है। लोग इसीलिए तो प्रोक्रेस्टिनेशन या बहानेबाजी के दम पे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ा, हमको वो बदलाव स्वीकार करना पड़ा। और अब सीखना था, किससे सीखना था? जिन बच्चों को हमने सिखाया, मतलब स्टॉक मार्केट सिखाया, ऐसा भी एक स्टूडेंट था। और चूँकि हमारा स्कूल रहा है, तो स्कूल में जो बच्चा LKG UKG में हमारे पास आता था, वो बड़ा हो गया और उससे मुलाकात हुई और उसके साथ हमने कमोडिटी को सीखना शुरू किया। क्योंकि स्थिति कैसी बन गई थी कि हमारे जो बैंक अकाउंट में कई पैसे रखे रहते थे बड़े आराम से, इसके ठीक पहले वो हमने अपनी लाइफ का 1-1.5 साल पहले ही सबसे ज़्यादा कमाई वाला जो पिक मंथ था वो टच किया था। और जैसे बाज़ार में नहीं होता है कि सबसे बड़ी तेज़ी के बाद एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लाइफ में भी ये सब चलता रहता है। और सबसे बड़ी मंदी के बाद अचानक से फिर रिकवरी आने लगती है। तो हम बैंक में गए, वो बैंक में देखा हमने अकाउंट में 6,000 रुपये पड़े हैं। अब 6,000 रुपये पड़े तो ऐसा लगता है कि ख़त्म करो यार, ये अकाउंट में रख के क्या करना है। घर पे कभी फादर वगैरह बोलते थे इस बार का ITR हुआ कि नहीं, ITR में खाए का ITR है, ना तो कोई इनकम है, ना कोई काम है, ना आगे कभी दोबारा उतना पैसा देखने को मिलेगा, तो भूल जाओ ITR वगैरह, ये वाली स्थिति थी। वो बंदा मुझे मिलने आता है, वो बच्चा जिसको मैंने पढ़ाया, और मुलाकात हुई, मिलने आता है। वो बोलता है कि मैं कमोडिटीज़ में काम करता हूँ और ये ऑनलाइन मेरी वेबसाइट वगैरह बना के हम लोग एडवाइस या ट्रेनिंग में जा सकते हैं। तो मरता क्या न करता। कभी कभी जब आपका एक बार ईगो चकनाचूर होता है ना, तब आपकी दिमाग के, दिल के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। तो उसने कहा ऐसा करते हैं। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, क्या लगेगा? बोले कि एक काम करते हैं, 6-6 हज़ार रुपये मिलाते हैं और 2-4 कैंपेन चला के देखते हैं। तो अब उम्मीद तो कुछ थी ही नहीं। मतलब जब आप बहुत हारे हुए होते हैं ना, तब आपके पास कोई ख़ास उम्मीद होती ही नहीं है। आपको लगता है अब ये ज़िंदगी भर, पहले लगता था कि ज़िंदगी भर कभी नीचे नहीं जाएंगे, और बाद में जब आप नीचे आ जाते हो तो आपको लगता है ज़िंदगी भर कभी ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। तो हुआ ये कि हमने कैंपेन चलाया और हफ्ते 10 दिन के अंदर ही वो 6,000 से बैंक अकाउंट में 40,000, 45,000 ऐसे नज़र आने लगे। एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए? उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस वापस चाहिए होता है। जैसे ट्रेडिंग में आपको लॉस हो जाएगा ना, तो ट्रेडिंग में पैसा वापस आए उसकी चिंता मत करो। आप अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस वापस ले आइए। वो कॉन्फिडेंस 500 रुपये कमाने से भी आ जाएगा। वो कॉन्फिडेंस इस बात से भी आ जाएगा कि मैं 10 दिन के लिए मार्केट में गया और मैंने बहुत छोटे छोटे ट्रेड किए, पर हाँ मेरे को नुकसान नहीं हुआ। भले कुछ भी हुआ हो, 50 रुपये मिले, 150 मिले, 250 मिला, 400 मिला, लेकिन मैं प्लस में था। अभी मैंने पैसा खोया नहीं है। इस बात से आपका कॉन्फिडेंस लौट के आ सकता है दोस्तों। तो कमोडिटी का काम शुरू हो गया, लेकिन ये सारे निर्णय लेने के पीछे एक और एनर्जी काम कर रही थी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आप बहुत ज़्यादा उलझने लगते हैं और चढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, उतरना उतना ही खौफनाक हो जाता है। तो आप उस उतरने को पहले स्वीकार नहीं करते।
तो उस उतार में हमने किस चीज़ का मदद लिया था? एक तो आपको बताया था कि एक कोई डायरेक्शन ले ली कि हाँ चलो प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहे हैं, शहर के बाहर जाके एक 10-12-15 किलोमीटर का चक्कर लगा के और आप पूरा दिन गुजार लेते थे। फिर साथ में मैं बुक्स हमेशा पढ़ता हूँ, मैं बुक्स को पढ़ता हूँ, काफ़ी पढ़ता हूँ मौका आने पे। लेकिन जब एक बार फेड अप हो जाता हूँ तो फिर मैं बुक्स को ऐसा बाजू में फेंक देता हूँ कि फिर दोबारा उठाता नहीं महीनों तक, क्योंकि दोनों बातों का संतुलन ज़रूरी है। अंदर क्या चल रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो किताबों का सहारा भी लिया मैंने, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे किस बात में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हेल्थ के साथ। जब आपका मन खराब हो जाता है, मन अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो शरीर अपना काम करना बंद कर ही देता है, मतलब सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। कोई आपको घर पे खाना लगा रहा है, लंच में बोले खाना लगा दें, बोले नहीं अभी 1 घंटे बाद, अभी भूख नहीं लग रही है, एसिडिटी है, नींद नहीं आती है, कुछ करने को मन नहीं करता है, 3-4 बजती है दिन की और आपको लगता है क्या करूं क्या करूं, आप जाके एक सुट्टा मार लेते हो। और मैंने बताया था ना कि दिन में कभी पता चला कि और कुछ नहीं है तो हफ्ते में 3 बार बैठ गए, बैठक हो गई, 2-3-4 पेग मार लिया आपने। तो ये जब चीज़ें चढ़ती है ना, हर एक चीज़ की अपनी एक ट्रेजेक्ट्री होती है। जैसे सक्सेस स्टोरी की ट्रेजेक्ट्री बताई थी ना मैंने कि ऐसे 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 मैं चढ़ा 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 एकदम पिक पे गया और वहाँ से सीधा नीचे। ऐसे आपके डिप्रेशन की भी जो कहानियाँ होती है ना, आपकी असफलता की भी जो कहानी है, उसकी भी एक ट्रेजेक्ट्री होती है कि वो चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है, पिक पे पहुँचा। तो मेरी ये पार्टीबाजी वाली जो बात थी, एक बार ऐसा हुआ कि हम बाथरूम में फिसल गए, सर फूट गया। तो एक ऐसा झटका चाहिए होता है, तब आप एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद में हेल्थ में क्या किया आपने? हेल्थ में मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं वो जो कहावतें बचपन में आपको सुनने को मिलती है ना, आप उस वक्त आप उसको समझते भी नहीं, बस आप बोलते रहते हैं, लोगों को भाषणों में सुनाते रहते हैं, लेकिन उसकी गहराई क्या है ये आपको नहीं पता होता है। तो मैंने सुना था कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो समझो बहुत कुछ गया, और चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। तो स्वास्थ्य जा रहा है ये सोच के हमने कहा भाई इस पे काम करना चाहिए। और वहाँ हम किसी एक राजन जैन करके इंदौर में एक अच्छे सज्जन हैं, वो हेल्थ पे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, कहीं भी जाओ, कोई आदमी किसी भी तरीके से कोई बात बता रहा हो, बोल रहा हो, तो आप उनके कहने के लहजे या उनकी बोलने की फिनिशिंग के अलावा असल बात को पकड़िए। अगर आपको लगता है उसमें आपको करने लायक या जानने लायक या सीखने लायक कुछ भी मिलता है, तो वो 100 में से 40 या 100 में से 50 या 100 में से 60% या कभी 100 में से 20% भी काम का हो, तो अगर जो इंसान उसको इस्तेमाल करना जानता है वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो हेल्थ के मामले में हम गए, हमने अपना पूरा फूड हैबिट बदला, एक्सरसाइज वगैरह की, और धीरे धीरे देखा कि जब आपकी बॉडी, ये अपने आप में ये हमारी एक टेरिटरी है, ये टेरिटरी में जब शांति हो जाती है ना, तो बाहर सब कुछ अच्छा लगने लगता है। मतलब आयुर्वेद में जो डेफिनेशन होती है ना कि स्वस्थ होने का मतलब है शरीर के होने का पता न चले, तो वो हमने फील किया और इस एनर्जी ने हमको आगे ये जो अपना कमोडिटी का वेंचर था उसमें काम करने के लिए बहुत प्रमोट किया। यूट्यूब चैनल कैसे शुरू हुआ? अब जब स्टॉक मार्केट में काम कर रहे थे तो बहुत अच्छी चीज़ें आपने याद कर ली, सीख ली, जान ली, इतने सारे लोग आपके पास आ गए सीखने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस भी मिला। अब वो सब कुछ हवा हो गया अचानक से। मैंने कहा ना किला नहीं बना सकते आप, तो किला ढह गया था। अब ये लगा कि कोई चीज़ मैंने सीख ली थी, वो तो कुछ क्रिएट हो गया था और वो अब वॉश आउट हो जाएगा और कहीं गायब हो जाएगा मेरे दिमाग से। तो मैं चाहता था कि ये कहीं पे ऐसे संजो के रख लूँ, और YouTube पे ये चीज़ हो सकती थी ऐसा पता लगा। शुरू शुरू में जब हम सुनते थे ना टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हमको कभी पता नहीं लगता है कि ये चीज़ कितना बड़ा रोल प्ले करेगी आगे जाके, और इसमें कितना पोटेंशियल है ये भी हमको नहीं पता था। तो पेपर में एडवर्टीजमेंट हम लोग देते रहते थे, और YouTube पे मुझे लगा कि मैं अपने ये लेसन रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। टाइटल, टैग, SEO, ये सब चीज़ें हम नहीं समझते थे, हमने बस रिकॉर्ड किया और डाला। और कोई साथ नहीं आता उस वक्त। नई नई चीज़ें जब आप करते हैं तो लोग कहते हैं पता नहीं क्या करता रहता है आदमी यार। आपकी बीवी, आपके घर वाले भी आपके साथ नहीं होते हैं। मेरा भाई रिकॉर्ड करता था, या फादर का भी रिकॉर्ड कर लेते थे साथ देके, और हमने डाल दिया। डाला तो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आता,
तो 2 4 6 महीने गुजर गए, फिर कहीं से फ़ोन आया, सर हमने वो देखा आपका। अरे मैंने कहा किसी ने देखा भी है क्या, क्या बात कर रहे हैं, हमको तो लगा कि बेकार ही गया। तो जो जो हमको पता था वो हमने वहाँ पे वीडियो में डाल के रख दिया। अब वीडियो में डाल के रख दिया तो लोगों ने कहीं सुना, उनको ठीक लगा होगा, बातें काम की लगी होगी। जैसे वो था ना 20 डेली में करोड़पति कैसे बन सकते हैं, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था मैं। और जब आप चीज़ें अच्छी करने लगते हो, मतलब जब रिस्पॉन्स आने लगता है तो आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शुरू में जो मासूम क्रिएशन होता है, जब आपको ये भी परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, वो मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, ये भूल के मुझे क्या कहना है, बस इस बात पे काम किया मैंने और वो बना दिया। और इसी मोटिवेशन से काम हो सकता है। काम जब आप अपने लिए करते हैं ना, तभी वो लंबा चल सकता है। काम जब आप दूसरों के मन का अंदाज़ा लगा के करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और कभी सबसे अच्छा काम करूं, मुझसे अच्छा कोई काम न करे और मैं सबसे आगे चला जाऊं, नंबर 1 हो जाऊं, इतने सारे दिमाग में जाले बना के उतना बोझ लगा के काम नहीं करना। आप सीधा काम करना शुरू कीजिए। काम संपूर्ण मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उसके बाद काम शुरू करूंगा, इसकी बजाय मैं काम शुरू कर देता हूं, हो सकता है धीरे धीरे मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। ये सोच के अगर हम काम करेंगे तो हम ज़िंदगी में काफ़ी सारे काम कर पाएंगे और काम करने का आनंद भी ले पाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ होने लगी। अब मैंने बताया मेरी लाइफ में 2 रिटायरमेंट आए थे, एक तो 95 से 2000 और फिर दूसरा रिटायरमेंट आया था 2009 टू 2012। तो ये 2 रिटायरमेंट ऐसे रहे कि जहाँ मुझे मेरी ज़िंदगी बाहर से ठहर गई, लेकिन वो अंदर से ग्रो कर रही थी। मतलब बाहर जबकि सबकी नज़रों में मैं ठहर गया, अंदर जाने कितने गहरे में उतर गया। मतलब इस तरह की स्थिति बनती है कि बाहर जब आप ठहर जाते हो लोगों की नज़रों में, तो अंदर ही अंदर आप बहुत ही गहरे उतर जाते हो, आप बहुत चीज़ें सीख लेते हो और आगे आपको पता लगता है कि वो जो कुछ आपने सीखा है ना, वो क्या देगा आपको। नहीं तो जब आप डिप्रेस्ड हो, जब लोग आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, तब आपको ऐसा लगने लगता है कि भाई मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। तो मैंने ऐसा दौर गुजारा है पहले, जब मेरी कोई पहचान बनी ही नहीं थी, तो ऐसा दौर गुजारा है कि मुझे लगता ही नहीं था कि भाई मैं कहीं हूँ। और आप कोशिश करते थे कि मैं कुछ भी करके नज़र आ जाऊँ लोगों को, जैसे नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है ना इंसान। ऊपर से हंसने वाली बात यह है कि मैं किसी फंक्शन में अगर जाता था, किसी शादी में गया, किसी सोशल फंक्शन में गया, कहीं लोगों के बीच में गया, या कहीं लोग हमको मिलने को आ गए हैं, तो बस यही लगता रहता था कि सब मुझे देख रहे हैं, सब मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे। और वो सोच के आप और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते थे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि एक इंसान पैदा ही कुछ चीज़ें लेके हुआ होगा। नहीं, हम सभी नंगे पैदा होते हैं और बाद में हम कपड़े पहनते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी कपड़े पहनते हैं। तो दोस्तों, कपड़े पहनो भी और टाइम पे कपड़े उतार के वापस देख भी लो कि आखिर तक भी हम रहेंगे वही नंगे के नंगे। लेकिन अपने ऊपर वो मुखौटा ओढ़ के ज़िंदगी नहीं जीना है, क्योंकि कई बार ऐसा मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वोलेटाइल मीन्स पर्सोना मीन्स मुखौटा। तो मैं कोई भी चीज़ को लेके ओढ़ के चलता नहीं हूँ। हर वक्त मैं चीज़ें सीखता रहूँगा। और हो सकता है कि 10 साल पहले, 20 साल पहले जिस चीज़ के लिए मैं नारे लगा रहा था, 10 साल बाद वो बोर्ड ही चेंज हो जाए जो पकड़ के मैं नारे लगा रहा हूँ। मेरी सोच बदल जाएगी, मेरे अनुभव बदल जाएंगे, मैं खुद बदल जाऊँगा पूरा का पूरा। तो एक बार कोई ऐसे बात कर रहा था, सर जो आप बोलते हैं ये सब आपने किताबों में पढ़ा है या फिर आप जैसा अभी सोच रहे हो, क्या पक्का है आप ऐसा करोगे भी सही, कहीं ऐसा तो नहीं आप आगे बदल जाओगे। तो मैंने कहा कि मुझे अपनी इमेज को लेके इशू नहीं है, कि उसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि हाँ, मैं हर वक्त सही होने की कोशिश करूँगा। मैं अपने आप को खारिज कर देने को भी राजी हूँ कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ कहीं पे, और आगे मैं अपने आप को बदल देने को, सुधार देने को राजी हूँ। ये तैयारी अगर आपने रखी तो लाइफ में आप कभी भी कहीं भी रुकने वाले नहीं हैं। तो धीरे धीरे कमोडिटी में काम होने लगा और फिर स्टॉक मार्केट का भी रुझान आने लगा। सीखते गए। और क्या होता है, जब आप कोई काम करने लग जाते हैं तो फिर आप अपने आप को जस्टिफाई भी करने लग जाते हैं।
तो जस्टिफाई मतलब कमोडिटी में पहले काम क्यों नहीं करना है, ऐसी 25 चीज़ें हम बोल दिया करते थे। जब जितना कम जानते हैं आप उतने ही ज़्यादा बोलते हो। तो स्टॉक मार्केट में करना है कि कमोडिटी में काम करना है, तो पहले बात क्या होती थी, स्टॉक मार्केट में तो वही कंपनी के मालिक बन रहे हैं, कमोडिटी क्या है ये, आप शक्कर, तेल, चावल, सोना, चांदी, ये सब भाई माल तो आपने हाथ में देखा भी नहीं है, तो ये सब अपने बस का थोड़ी है। और वो तो यार बहुत बड़े बड़े लॉट, और देखा नहीं लोगों को कितने नुकसान हो जाते हैं। तो नुकसान क्यों हो गए तो जानने आप गए भी नहीं। तो सोचो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट को मैं जानता हूँ, वो भी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम था, और कमोडिटी भी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम था, और करेंसी भी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, और जिसमें टेक्निकल एनालिसिस आपकी स्किल और आपकी डिसिप्लिन काम करेगा। उसके बावजूद अगर मैं एक कमरे में खड़ा हूँ तो दूसरे कमरे में क्या नहीं है, क्या नहीं हो सकता, उसका डर मुझे रहता। बदलाव को मैं राजी नहीं होता। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को बदलने के लिए आपको थोड़े एफर्ट और थोड़ा हालात का धक्का लगता है। तो जब भी हालात धक्का देना, तो आप वहाँ खड़े होकर बिल्कुल जड़ मत बन जाओ, मट्ठे मत बन जाओ। आप बहो, वक्त के साथ में चीज़ों को सीखने की, समझने की एक ईमानदार कोशिश ज़रूर कीजिए। तो कमोडिटी ने उस वक्त मुझे संभाला, और इतने में स्टॉक मार्केट की भी वापसी होने लगी। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है, वैसे ही आप पहली बार अपना जो डिफेंस का मैकेनिज़्म था ना, डिफेंस मतलब नहीं मेरी गलती नहीं यार, ये तो बाज़ार ही ऐसा है, और क्या करूं, किस्मत ही ख़राब थी, और टाइम पे ये चीज़ ने साथ नहीं दिया, वो चीज़ ने साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं थोड़ी नुकसान में रहता। उसको पूछा भी था मैंने कि यार बेच दूं क्या, उसने कहा रहने दो यार, अभी तो आगे पता नहीं कितने गुना हो जाएगा, मैंने माल नहीं बेचा, बेच दिया होता तो मज़ा आ जाता। ये सब कहानियाँ मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन जैसे ही आप थोड़े कंफर्टेबल हुए और आपको अपने आसपास वाले लोगों के लिए एक आंसर मिल जाए कि हाँ भाई ठीक है, अब घर चल रहा है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तब आप पहली बार ठहरते हो तो फिर आपको पता लगता है कि यार वहाँ क्या गड़बड़ हो गई थी। अच्छा, जो गड़बड़ यहाँ पे नहीं की मैंने, वही गड़बड़ मैंने वहाँ कर रहा था। तो फिर स्टॉक मार्केट को कमोडिटी के अनुभव के साथ दोबारा एक नज़रिए से देखा, तो समझ में आया भाई टाइम डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। एक ही दिन में आपको ज्ञान नहीं हो जाता, ज्ञान तो ऐसे होता है धीरे धीरे। जैसे आपके घर में आपका बच्चा बड़ा होता है ना, तो आपके घर में बच्चा कैसे बड़ा होता है कि कोई भी मेहमान आता है और बोलते हो कि अरे इतना बड़ा हो गया, और आप कैसे, हाँ इतना मतलब कितना बड़ा हो गया, रोज ही तो एक जैसा है। क्योंकि हमको नहीं दिखाई देता, छोटा छोटा बदलाव हमको नहीं दिखाई देता। तो ऐसे ही हर दिन हम नई नई चीज़ को देख रहे थे, समझ रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे, पर इसमें जो चीज़ काम आ रही थी वो क्या थी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब मैं ये नहीं कहता कि हफ्ते में 6 दिन में लगातार वीडियो बना रहा था, पब्लिश कर रहा था, नहीं। मैं अपने प्रोफेशन को कभी इतनी तवज्जो नहीं देता हूँ, ख़ास तौर पे 9, 10, 11 के बाद, कि मुझसे बड़ा मेरा प्रोफेशन हो जाए। ये जो यहाँ पे लेबल लगा के चलने की आदत है, ये मेरी ख़त्म हो गई, और एक ख़ास अनुभव की वजह से। जैसे मैंने हेल्थ के लिए काम किया, जैसे मैं आध्यात्मिक शिविरों में गया, और वहाँ पे भी मैं किसी भी लेबल के पक्ष में नहीं हूँ कि भाई यहाँ पे एक लेबल लगा लो और उसको लेके चल रहे हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ के और फिर उसको जब आप फॉलो करने लगते हैं, तो मेरा मानना ये है कि एक संगठन बन के जब वो संगठन बड़ा होने लगता है, तो उसकी आत्मा कहीं मर जाती है। उसका हेड जिसने शुरू किया वो कितना भी ईमानदार हो, लेकिन जैसे जैसे फैलता जाएगा मामला, तो नीचे ग्रास रूट लेवल पे सारा ही सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए संगठन के बजाय मेरी आस्था है इंडिविजुअल में। एक व्यक्तिगत इंसान, एक सही इंसान अगर ये बात तय कर ले कि मुझे सही तरीके से जीना है, और अपनी लाइफ में मैं किसी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा, और मैं किसी गलत चीज़ में शामिल होने के लिए पागल भी नहीं हो रहा। अगर सारी दुनिया यहाँ पे रैली निकाल रही है और मैं रोड के किनारे होटले पे खड़ा हूँ, तो मैं वहाँ खड़ा होने को राजी हूँ। उन लोगों को देख के मुझे कोई ख़ास परेशानी भी नहीं हो रही, मैं उनको जाने आने देखने का, उनकी रैली का आनंद भी ले सकता हूँ, लेकिन हर जगह मैं शामिल हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब क्या हुआ कि एक स्वामी ध्यान आलोक करके ओशो के सन्यासी रहे, लेकिन ओशो की मुख्य धारा से अलग थे। यहाँ पे मैं हमेशा फिर ये जिक्र करना चाहूँगा कि लोगों को अपने तरीके से चीज़ों को समझना होता है और अपना रास्ता चुनना होता है। उसमें हर वक्त आप
सबसे ये नहीं कह सकते कि भाई आप सबकी स्वीकृति के लिए मैं अपनी रेसिपी में नमक मिर्ची मसाला बदलता रहूँगा। आपको लोगों की बातें सुननी है, उनको अपने विवेक से छानना भी है, लेकिन जो सही है वो करने की कोशिश करना है। गलती से मत डरो, गलतियाँ होगी आपसे। जब तक आप एक कदम भी चल रहे हो तब तक ये संभावना है कि ठोकर लग सकती है, तब तक ये भी संभावना है कि आप कहीं रास्ते में गलत जा सकते हैं, गलत मोड़ ले सकते हैं। तो गलती से डरने की जरूरत नहीं है, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। हरकत गलत हो सकती है। तो दोस्तों, जो स्वामी ध्यानालोक जी की मैं बात कर रहा था, जब आप सोचते हो ना, आपके दिमाग में धुंधले धुंधले विचार होते हैं, आप चाहते हो चीजों को एक आकार देना, और आपके आसपास कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, लाइक माइंडेड होते हैं, तब आप अश्योर होते हैं। तो उनका बड़ा रोल है। जब मैं अपने बच्चों की होम स्कूलिंग के बारे में सोच रहा था, तब उनसे पहली बार रूबरू होने का मौका मिला। तो उनका अपना एक इंस्टीट्यूशन है वहीं इंदौर में, वो स्पोकन इंग्लिश का क्लास है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास है। मैंने पूछा ये क्यों? तो बोले यार, लोग मेडिटेशन सीखने तो नहीं आने वाले थे, जीवन की कला सीखने का तो किसी को कुछ तत्काल आकर्षण नहीं है, तो सब इंग्लिश और पर्सनालिटी के लिए आना चाहते थे। तो मैंने कहा पहले वो जो सीखना चाहते हैं उसके लिए आ जाएं, और बाद में जो मुझे लगता है इनके लिए जरूरी है वो मैं बता दूं। तो उनकी इस चीज ने बहुत अच्छे से काम किया। तो एक मौन शिविर रखा था उन्होंने, मौन शिविर। अब क्या हुआ कि मैं पूरी जिंदगी में यहां वहां किताबें पढ़ रहा था, बहुत सारे साधु वाधुओं से मिल रहा था, मैं खुद साधु बनने वाला था। एक बार ये कहानी में दूसरे एपिसोड में सुनाऊंगा। तो हो सकता है मैंने मौन पे 200 घंटे बात की होगी। हंसने की बात है ना, कभी मौन हुए नहीं थे। जैसे आजकल आप देखते हैं ना कि लोग माँ बाप पे एक के बाद एक कहानियां कविताएं लिखते जाते हैं। लोग प्यार प्यार का एक शब्द ऐसे घिस के रख दिया सबने, लेकिन प्यार को एक ही चीज चाहिए थी, आपका समय। और वो समय कहाँ जा रहा है? क्योंकि आप मोबाइल में घुसे हुए हो, इसलिए जो समय देके प्यार महसूस कर सकते थे एक दूसरे के करीब होके, वो नहीं है। तो वही चीज अब मौन शिविर आया तो मुझे जाना था भी, मैं प्रयोग करने को हमेशा राजी रहता हूँ। तो वहां पे कुछ पैसा लगने वाला था, 6,000 रुपए। और एक बड़ा डिसीजन था मेरे लिए कि जब मैं इस चीज के लिए जाने वाला था तब मेरी भतीजी का, जो कि बड़ी प्यारी है मुझे, उसका बर्थडे है। कभी कभी आपको ऐसे मुश्किल फैसले लेने होते हैं और आप ले पाते हो। क्यों ले पाते हो? जब आपको ये अपने अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो जाए ना, आपको ऐसा लगने लगे कि यार अब जो भी खुशी मना रहा हूं वो झूठी लग रही है, अभी मुझे अपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तो मैं गया मौन शिविर में, और वहां जब गया, एक शहर से 200 किलोमीटर दूर की दूरी थी, एक कोई एनजीओ का कैंपस होगा। वहां जब हम पहुंचे, उन्होंने, वहां रात को सब लोग मिल रहे हैं, बात बात कर रहे हैं, उन्होंने समझा दिया कि भाई अब ऐसा होगा कि अगले 60-70 आवर्स तक हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। और बोलना सिर्फ जुबान से नहीं होता, आंखों से भी होता है। इसलिए आपकी आंखों पे ऐसी एक पट्टी बंधी रहेगी जो सिर्फ आपको 4 कदम आगे तक का दिखा सकती है, ऐसे, ताकि आप टकरा न जाओ किसी से, ठोकर न लग जाए आपको। और अगर आप देख लेते हो ना किसी की तरफ, तो संवाद हो जाता है कि चलो, आपने किसी से कहा, स्माइल किया, चाय का कप ऐसे पास किया और आंखों से कहा ले लो, तो कम्युनिकेशन। तो जैसे ही हमारे अंदर एक चीज आती है, जैसे एक कंकड़ डालते हैं तो उसकी लहरें बनती है, वैसे थॉट का भी मामला है। तो ये उन्होंने बताया, बड़ा मुश्किल सा लगा, पर प्रयोग के लिए हम हमेशा तैयार थे। तो हम मौन शिविर में वहां शामिल हो गए। और उसके पहले वो हमसे बता रहे थे कि भाई एक ऐसा अनुभव आपको होगा कि ये पेड़ जो है ना, इनको भी महसूस कर पाओगे। आपने कभी पेड़ को गले लगाया है और आपको आंसू निकल सकते हैं आनंद के। तो मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है ये, पर ठीक है, ये बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। मन ही मन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। देखिए, हम कैसी जिंदगी जीते हैं कि जो हम देख रहे हैं, जिन चीजों को हम यकीन कर रहे हैं, वो दूसरों को नहीं दिखाई दे रही। तो हमारी आधी चीजें तो ऐसी हकीकत वाली है जो सबको वैसी दिखाई देती है जैसी वो है, और आधी चीजें होती इमेजिन्ड रियलिटी। तो जो इमेजिन्ड रियलिटी जैसे हमारे पास है, वैसे उनके पास भी है, सबके पास है। तो हम महसूस कब कर पाएंगे? जब हम उस गहराई में उतरे। तो पहले दिन तो ये वाली स्थिति बनी
कि हमारे कुछ एक एक घंटे के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो उसमें साइकोड्रामा थेरेपी टाइप की चीज़ हो रही है कि आप एक अंधेरे कमरे में, कोई आपको, पूरा ग्रुप है पर कोई आपको देख नहीं रहा, और आप वहां अपने अंदर की जितनी भी इमोशंस है, गुस्सा, प्यार, रोना, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। तो शुरू में आप अभिनय करते हो, पर बाद में ऐसा लगने लगता है कि अरे ये तो अंदर पता नहीं कहां से निकल के आ रहा है। तो आपके जबड़े टाइट हो जाते हैं, हाँ ऐसा आपको पता लगता है कि पूरा शरीर कांप रहा है। अच्छा खासा कैथारसिस हुआ वहां पे, आपका रेचन हुआ, और चुप रहना बड़ा मुश्किल काम था। मतलब ऐसे कोई बोलता था या तो आपको लगता था कि अरे यार क्यों बोल रहा है। आप भी अपने आप को ये मानते थे कि मैं तो अंतर्मुखी हूं, मैं तो बोलना वैसे भी पसंद कम ही करता हूं। ऐसा कई कई बोलने वाले लोगों को, आचार लोगों को लगता भी है। तो ऐसे किस्सा हमारे साथ भी है। हमको लगता है हमको कम बोलना पसंद है, लेकिन आप तो जानते ही हैं आप तो हमको सुन ही रहे हैं। तो ठीक है, हम वहां पे जब पूरी तरह चुप होने की बात आई तो खोपड़ी उबलने लगती है। 1-1.5 दिन तक ऐसी स्थिति बन गई कि खोपड़ी फट जाएगी। और दूसरा वहां पे क्या चीज देखी हमने कि जैसे ही हम पहुंचते हैं ना, हम अपनी सोसाइटी में आसपास ये वाली स्थिति बनी हुई है कि हमको लगता है प्यार पाने के लिए हमको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हम हमेशा लोगों को प्रभावित करने में या खुश करने में लगे रहते हैं। तो वहां जब उस ग्रुप में पहुंचा मैं, जो मेडिटेशन में बहुत अच्छे थे, अलग अलग उम्र के लोग थे, तो वहां पे मैं देख रहा था कि कोई डॉक्टर या इंजीनियर होगा तो उसको वो तवज्जो नहीं मिल रही। एक 13-14 साल की बच्ची होगी जो मासूम सी, सच्ची सी है, जिसके अंदर प्यार झलक रहा हो, उसको बड़ा सबका अटेंशन मिल रहा है। तो ये पहली बार हमको पता लगा कि अरे यार ये जो यहाँ बोर्ड टांग रखा है ना, इसको निकाल के फेंक दो, अरे इसकी कोई औकात ही नहीं है। पहली बार मैं ऐसी जगह गया जहां मुझे ये मालूम पड़ा कि आपको लोगों को प्रभावित करते रहने की या उनको खुश करते रहने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरी शाम से वो मौन धीरे धीरे आप में से उतरने लगा कि तीसरी दिन तक ये लगने लगा कि अब मुझे यहां से कहीं नहीं जाना। तब मैं बच्चा बन के तितलियों को देख रहा था, उनको, और ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मैं फिर बच्चा हो गया हूं। उनका खेल देख के मेरे अंदर एक अलग तरह की उमंग आ रही थी। और फिर मैं पेड़ के पास गया, पेड़ को मैंने ऐसे गले लगाया और मेरे 2 आंसू टपक पड़े। और आंसू, मैं बहुत बहुत खुश था। तब पहली बार मुझे एक बार ये लगा कि हम शब्दों को ही सब कुछ समझ के चल रहे हैं। शब्द की सत्ता के गुलाम बन चुके हैं हम लोग। वर्ड्स जो कभी नहीं समझा सकते थे, वर्ड्स मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने उसके पहले 2 से 3 किताबें लिख दी है। और सारी किताबें लिखने के बाद में अंदर से मैं पूरा खोखला महसूस कर रहा हूं। ऐसा कभी कोई चीज दिखती नहीं कि अंदर कुछ बदल गया हो, अंदर कुछ सॉलिड हो गया है। बल्कि ये भी है कि जो कुछ मैं दूसरों को फंडे दे रहा हूं, दूसरों को जिस बात के लेक्चर दे रहा हूं, उस पर मैं खुद भी यकीन कर पाऊं, उतना अनुभव या उतना गहरा ज्ञान मुझे था नहीं। वहां पे जाने के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कोई ज्ञानवान हो गया, लेकिन हाँ ये जरूर हो गया कि जिसको मैं ज्ञान मानता था, जिन शब्दों के भरोसे, जिनकी बेशकिया लेके मैं चलता रहता था, वो मैंने फेंक दी। पहली बार मुझे ऐसा लगने लगा कि हम जो कुछ भी बोलते सुनते हैं उसके कुछ खास मायने नहीं है। तब जाके मुझे इस बात की आजादी मिली कि हम पूरे समय बहस करते रहते हैं लोगों के साथ में। जब कोई मिलने आता है तो हम बताते हैं मैं क्या, मेरा क्या, मैं क्या, मेरा क्या, मैं कहाँ सही हूँ, मैं गलत क्यों नहीं हूँ, ये वो बताते रहते हैं। और जब थोड़ा सा चुप हुआ ना तो दिखने लगा कि यार 5 साल के बच्चे को भी मालूम पड़ता है कि कौन सही है कौन गलत है। आपको समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। और जब आप चुप होते हो ना और लोगों को सुनने लगते हो, तब पहली बार आप समझने की पहली सीढ़ी पे पहुंचते हो। तो जब आप चुप होके महसूस करने लगे तो मैं उन लोगों से भी जिनकी बहुत शिकायतें इकट्ठी करके घूम रहा था, मैं ऐसे समझने लगा था कि यार मेरे साथ बड़ा अन्याय हो गया है और ये नहीं होना चाहिए था और उस पर मेरा हक बनता था और मुझे क्या समझा, इतना प्यार किया, इतना उनके लिए किया, उन्होंने क्या जज दिया, ये सब फालतू बातें कहीं गायब होने लगी। पहली बार अंदर उतर के एक दूसरा यू टर्न आया सोच में कि जिस इंसान को मैं गलत समझ रहा हूं उसकी जगह पे खड़ा होकर देखो तो उसको क्या दिखता होगा। और थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं ना, तो वो जैसे ही आपको मालूम पड़ जाए कि सामने वाला इस वजह से नाराज है, सामने वाले को उस वक्त इतनी पीड़ा महसूस हुई होगी, वो इतना इनसिक्योर हो गया होगा, वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी तकलीफ से गुजरा होगा, जैसे आपको ये मालूम पड़ने लगता है तो आप लाइट हो जाते हैं। फिर आप बहुत गहरे नहीं जाते। इसका मतलब ये नहीं आपको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है,
लेकिन गुस्से के अलग अलग टाइप होते हैं। मैं जैनिज्म के शास्त्र वास्त्र पढ़ता था कहीं पे, तो वहां पे अलग अलग तरह के गुस्से के टाइप बता रखे थे। उसमें बता रखा था कि एक तो पानी पे खींची लकीर है, कि पानी पे ऐसे खींचा और ये गायब हो गया। एक रेत पे खींची लकीर की तरह गुस्सा होता है कि वो थोड़ी देर ठहरता है लेकिन हवा आएगी तो चला जाएगा। एक होता है पत्थर पे खींची लकीर जैसा, जिसको आप मिटाना भी चाहो तो मिटा नहीं पाओगे। तो और इसके बीच में जो होता है वो स्लेट पे लिखी लकीर की तरह होता है कि आप अपने आप से नहीं मिटेगा, आपको मिटाना पड़ेगा। तो मैं कहीं पानी वाली बात तो छोड़ दो, तो बहुत बड़ी बात, बहुत ऊंची बात हो गई, लेकिन हाँ रेत और स्लेट वाली बात पे कहीं पहुंच पाता था कि गुस्सा मेरे को आ जाता है, आज भी आ जाता है। कभी कभी जब आप बहुत समझाने की कोशिश करते हो, और ज्यादा दिक्कत कब होती है, जब आप ज्यादा उम्मीद लगा लेते हो। आपको पता है ना ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है, एक दिन सुबह सुबह आपको 4-5 हजार रुपए मिल गए और फिर बाजार अचानक से नीचे चला गया, तो आप 1000 रुपए माइनस में बाहर निकल सकते थे, लेकिन 20,000 माइनस होने तक आप क्यों बैठे रह गए? क्योंकि उस वक्त आपने एक उम्मीद पाल ली थी। तो जब आपको रिश्तों में भी एक उम्मीद हो जाए ऐसी कि नहीं नहीं अब चीजें ठीक हो रही और अब हम करीब आ रहे हैं और अब चीजें ठीक हो जाएगी और अब सब कुछ ठीक होगा, और ऐसे में अगर चीजें फिर गड़बड़ हो जाए तो हो सकता है आप ऐसे रिएक्ट करो जैसे पहले कभी नहीं किया। तो वो चीजें होती रहती है। आपको गुस्सा आ जाना और वो गलत या बुरा मैं नहीं मानता, क्योंकि आप अपने गुस्से को अंदर आ रहा है और उसको दबा के रखो तो शायद गलत हो जाएगा। एक आध बार उसको जाहिर कर देना, लेकिन फिर उसको जाने देना ये जरूरी है, क्योंकि अगर वो आपने नहीं किया तो फिर आप एक अलग तरह का नासुर पाल के रख लेंगे। शब्दों का क्या है, शब्द तो मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता या आई लव यू दोनों ही झूठे निकले। हमने तो दोनों वापर के देख लिए, दोनों आजमा के देख लिए। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता या मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकता, दोनों ही झूठे हैं। असल प्रॉब्लम जो लड़ाई चल रही है वो तो मेरे ही भीतर चल रही है। हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, और अगर उस स्ट्रगल में कोई पीछे से आके ज्यादा देर पूछ खींच ले तो फिर हम अपना दुलत्ती चला देते हैं और कुछ भी नहीं होता। बाकी वो पकड़ के रखने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये मौन शिविर मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया, और उसके बाद से आप एक अलग इंसान बनने लगते हो। नहीं तो इसके पहले जो भी किताबें पढ़ते थे ना, तो ऐसा लगता था कि ये सब कहने की बातें हैं। जब मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ता था और उनकी मिलियंस की कहानी सुनता था, तो ऐसा लगता था कि यार सुनो बस कहानियां, पर ये कोई ऐसा होता थोड़ी है। कहीं पॉजिटिव होने की बातें पढ़ते थे हम। अब डेल कार्नेगी की बुक्स पढ़ते हैं, आप स्टुअर्ट मॉर्टन को देखते हैं, फिर आप स्टीफन आर्कवी की 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, इस तरह की किताबें पढ़ते हैं। तो आप कोशिश करते हैं, आपको बातें सही भी लगती है, लेकिन रातों रात जिंदगी थोड़ी बदल जाती है। एक साल में भी वो ऐसे बदलती हुई नहीं दिखती। हाँ 5 साल बाद ऐसा दिखने लगता है कि आप इंसान ही दूसरे हो गए। धीरे धीरे सब कुछ बदलता है दोस्तों। तो एक बार सीखना शुरू कीजिए अपने आप पे भरोसा करके।